प्रिय मित्रों, नमस्कार। 13 जून 2017 के CFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस बीच सिविल सर्विस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में ढेर सारी खबरें पढ़ी होंगी। उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी बैकग्राउंड्स के बारे में, एग्जामिनेशन की तैयारी करने के उनके तरीके के बारे में ढेर सारी सूचनाएं आपके फोन पर भी, स्मार्टफोन पर भी अवेलेबल है, अखबारों में भी छप रही हैं और मैगजीन्स में भी आ रहे हैं। आपने अगर गौर किया हो तो एक बात आपको लगी होगी कि ज्यादातर मैगजीन्स, अखबार और यहां तक कि यूट्यूब पर भी जो पढ़ने को मिल रहा है उसमें इस बात पर खासकर जोर दिया गया है कि ये जो स्टूडेंट है गांव का रहने वाला है था, इसके माता पिता बहुत गरीब हैं, किसी के फादर टीचर हैं, किसी के फादर ऑटो चलाते हैं, कोई बिल्कुल किसान परिवार से है, कोई किसी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। इस तरह की ढेर सारी सूचनाएं, खबरें आपको अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं और ये एक अच्छी बात है। नो डाउट अच्छी बात इस मायने में तो है ही कि इससे दूसरे स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलती है और जिन्होंने इस तरह की सफलताएं हासिल की हैं वो हमारे लिए अभिनंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। लेकिन मित्रों, इसका एक बहुत ही खतरनाक पक्ष है और उस खतरनाक पक्ष को ध्यान में रखकर ही मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट में आपसे अपने कुछ विचार शेयर करने जा रहा हूं। इसका खतरनाक पक्ष क्या है? क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की है और मुझे जो महसूस हुआ है वही मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं। खतरनाक पक्ष यह है कि ये सब पढ़ने सुनने के बाद हर स्टूडेंट को लगने लगता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं और वो करने में लग जाता है। नो डाउट वो गलत नहीं सोच रहा है। उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं और बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, यहां पर सिंपल सी बात यह है कि सिविल सर्विस को अगर किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से मतलब होता, जैसे मान लीजिए उसको मतलब होता कि अंग्रेजी आनी चाहिए तो अंग्रेजी को अनिवार्य कर देता। उसको अगर मतलब होता कि भाई केवल सिविल सर्वेंट से रिलेटेड इस एग्जामिनेशन में वही बैठ सकते हैं जिनके माता पिता सिविल सर्वेंट हों या इतने से अधिक वो इनकम टैक्स पे कर रहे हों, शहर में रहने वाले हों या उनके BA MA में 55% से एबव, 60% से एबव या गोल्ड मेडलिस्ट जो रहे हों, स्कोर किया हो, इस तरह की योग्यताओं में वो डाल देता। बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिनमें इस तरह की योग्यताओं का निर्धारण होता है। आप नेट एग्जाम दीजिए या प्रोफेसर बनना चाहिए तो उसमें इस तरह की योग्यताएं निर्धारित हैं। लेकिन यूपीएससी ने ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं कर रखी। इसका मतलब है कि ये सबके लिए अवेलेबल है और सब इसके लिए योग्य है, राइट? तो उस आधार पर अगर इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो वह बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ देखिए, वो कोई बहुत एकेडमिक फील्ड में नहीं जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जनरली एक सामान्य विशेषज्ञ के तौर पर लिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत समझ रखता है वो इस सेवा में आ सकता है। आने के बाद बाकायदे सरकार उसकी ट्रेनिंग कराती है, काफी लंबी ट्रेनिंग होती है और वो सरकार मानकर चलती है, जो सही भी है, कि ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इस काम के लिए योग्य बना लेंगे और वो बना लेती है। तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहां जो खतरनाक पक्ष है वो ये है कि जब हर स्टूडेंट इसे समझकर काम में लग जाता है और लगा नहीं रह पाता है, वो सबसे खतरनाक पक्ष है। मतलब स्टूडेंट को लगता है कि जब उसका बेटा हो गया, जब वो गांव में रहने वाला हो गया, वो 3rd डिविजनर हो गया, 2nd डिविजनर हो गया, तो मैं भी हो सकता हूं। डेफिनेटली आप भी हो सकते हैं, निश्चित रूप तौर पर हो सकते हैं। ये अगर नहीं होता तो यूपीएससी योग्यता निर्धारित कर देती, जैसा कि मैंने अभी बताया। यूपीएससी ने योग्यताएं निर्धारित नहीं की हैं, इसका मतलब है हर कोई इसके लायक है। देखिए मित्रों, यहां मैं स्पेशली जो आज के इस पूरे के पूरे लाइफ मैनेजमेंट के केंद्र में जो बात कहना चाह रहा हूं वो यह कि यह मात्र एक संभावना है। इट इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, नॉट इंश्योरिटी। यह सुनिश्चितता नहीं है, यह गारंटी नहीं है। हां, यदि आप कि अच्छे तरीके से, जिस तरीके से सिविल सर्विस की तैयारी की जानी चाहिए, जिस डेडिकेशन के साथ
जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस टेक्निकल नॉलेज के साथ, तो डेफिनेटली कोई भी हो सकता है। लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि चूंकि वो हो गए हैं तो हम भी लग जा रहे हैं, हम भी हो जाएंगे। मित्रों, यहां आपको समझना होगा, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब सोच करके देखिए, जो क्रिएटर है, जो संसार का निर्माता है, मैं वह हूं। मैं ब्रह्म के समान हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब समान भी नहीं है, मैं ब्रह्म ही हूं। लेकिन क्या सच में मैं ब्रह्मा हूं? मैं क्या संसार को रच सकता हूं? मुझसे तो एक छोटी सी चीज नहीं रची जाती, फिर मैं ब्रह्मा कैसे हो गया? ये सोचने की बात है। लेकिन इसमें तथ्य क्या छिपा हुआ है? देखिए, भावार्थ अलग बात होती है, शब्दार्थ अलग बात होती है। शब्दार्थ तो है, शब्द का अगर हम ज्यों का त्यों अर्थ निकालें तो ठीक है, मैं भी ब्रह्मा हूं और मैं चौड़ा होकर के घूम सकता हूं। यार क्या बात करते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्मास्मि मैं हूं और मैं घूमता रहूं अपने को ब्रह्मा समझता हुआ, और पता लग रहा है कि मैं भूखा मर रहा हूं, अपने लिए खाने क्या भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे ब्रह्मास्मि? इसका भावार्थ क्या होगा? शब्दार्थ तो वह है जो मैंने अभी बताया, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ यह मित्रों कि मुझ में ब्रह्म की समस्त संभावनाएं हैं, मैं ब्रह्म बन सकता हूं। और अगर प्रकृति या हमारे शास्त्र या ईश्वर, जो भी आप नाम दें, ये कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मास्मि, कि तुम ब्रह्म हो, अगर वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसने हमें वो सारी चीजें देकर भेजी हैं यहां इस धरती पर, जो हमें ब्रह्म बनाने के लिए सफिशिएंट है। अब आप देखिए कि अगर हम अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजते हैं सरहद पर, या पुलिस को कहीं किसी आंदोलन को दबाने के लिए भेजते हैं, तो उसको इक्विप्ड करके भेजेंगे ना। आप अपने बच्चे को अगर स्कूल पढ़ने के लिए भी भेजते हैं तो इक्विप्ड करके भेजते हैं ना, कि बच्चे के पास एक बस्ता हो, उसमें किताब कॉपी हो। हम इक्विप्ड तो करके भेजते हैं। तो ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, और अगर यह कह करके भेजा है कि तुम ब्रह्म के समान हो, तो हमें इक्विप्ड करके भेजा होगा ना, कि भाई ब्रह्म बनने के लिए देखो ये इन चीजों की जरूरत है, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम धरती पर जाओ और ब्रह्म बनने की प्रोसेस शुरू करो और ब्रह्म बन जाओ। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, कर्म। आपको बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आप अभी हैं नहीं। देखिए, हम ब्रह्म नहीं हैं, लेकिन ब्रह्म बनने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सब हमारे पास है, वो सब चीजें हमारे पास है। यहां तक मित्रों की शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद वो हमारे पास हैं। आप देख रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से अक्षम रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। आप दुनिया का इतिहास देखिए, भारत का ही इतिहास देखिए, हमारे पास ही हैं जो सूरदास जैसे, जिनकी आंखें नहीं थी, महाकवि बन गए। तो ये कोई अनजानी बात नहीं है और कोई आज की ही बात नहीं है। आप ईरा सिंघल देखिए, जो 2 साल पहले जिन्होंने आईएएस में टॉप ही किया, वो शारीरिक रूप से अक्षम थी, उस रूप में भले ही ना रही हो, तो वो नंबर ला रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शारीरिक अक्षमता इसके लिए कोई बाधा नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति आप दूसरे तरीके से करते हैं। आप अपनी दूसरी शक्तियों को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो शक्तियां आपके पास हैं। यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ देकर नहीं भेजा गया और कह दिया गया कि जाओ लड़ो। और फिर मित्रों, जब हम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं तो उसका संबंध सिर्फ सिविल सर्विस से ही नहीं है। दुनिया के बहुत से क्षेत्र हैं, हजारों क्षेत्र हैं, लाखों क्षेत्र हैं, हम कहीं भी जाकर कुछ कर सकते हैं। हमें चुनना होगा कि हमें क्या पसंद है, हमारे लिए जो क्षेत्र है वो कौन सा है, हम किन चीजों के लिए अपनी सुविधाएं जुटा सकते हैं, किन क्षेत्रों में हम एक्सेल कर सकते हैं। तो सारी दुनिया तो एक ही काम के पीछे नहीं पड़ी हुई है, हजारों तरह के काम है और हजारों लोग इन हजारों के पीछे पड़े हुए हैं। उनमें जो बेस्ट है उसका चयन हो जाता है, चाहे फिर वो किसी संस्था के द्वारा चयन किया जाता हो, चाहे वह चयन प्रकृति के द्वारा ही क्यों ना किया जाता हो। प्रकृति भी तो चयन करती है ना। प्रकृति भी तो अभी आम के बौर के सारे बौरों को आम में कन्वर्ट नहीं करती है। बहुत से बौर के लेवल पर टूट कर गिर जाते हैं, फिर छोटे छोटे जब वो केरी बनते हैं तब टूट कर गिर जाते हैं आंधी तूफान में, उसमें से पता नहीं थोड़े से आम पक पाते हैं। तो प्रकृति भी सर्वोत्तम का चयन करती है, संस्थाएं भी सर्वोत्तम का चयन करती हैं। तो जब चयन सर्वोत्तम का हो रहा है तो फिर अब हमारे लिए क्या करने को रह जाता है? हमारे लिए करने को यह रह जाता है कि हम अपने को सर्वोत्तम बनाएं।
बस सीधी सी बात है। तो यहां जो कर्म है, जो हमें करना पड़ेगा, वहां से ध्यान हट जाता है, और यही एक सबसे खतरनाक बात होती है। मित्रों, नो डाउट आप ब्रह्म हैं, आप कर सकते हैं। सिविल सर्विस के रिजल्ट ये बताते हैं कि कोई भी स्थिति आपकी सीमा नहीं बन सकती है। अगर हमारी कोई सीमा है तो वह सीमा हमने खुद निर्धारित की है, और यदि हमने सीमा खुद निर्धारित की है तो सीधी सी बात है कि अगर उस सीमा को तोड़ने की बात आती है तो उसे हम खुद ही तोड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं तोड़ेगा। दूसरा तोड़ने के रास्ते बता सकता है कि ये करो तो देखो तुम्हारे क्षमताओं में विस्तार हो जाएगा, यानी कि वो टेक्निक बताएगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो दूसरा आपको बता सकता है कि देखो इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से पढ़ो, ये काम करो, ये किताबें पढ़ो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो, इन चीजों को सुनो, धीरे धीरे इस लायक हो जाओगे कि तुम सर्वोत्तम की श्रेणी में आ जाओ, सर्वोत्तम के समूह में शामिल हो जाओ। तो मित्रों, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो मित्रों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फाइनल एग्जामिनेशन के जो अभी रिजल्ट आए हैं, मुझे लगा कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यह चर्चा आप लोगों से जरूर करनी चाहिए। देखिए, अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी शुरू होने जा रही है। समझ लीजिए कि अभी तो आप इस प्री में लगे होंगे, ठीक है। प्री के बाद फिर आप पूरी के पूरे नए प्रोसेस में आ जाएंगे। उनके जिनको लगेगा कि पेपर खराब हो रहे हैं या जो भी अब सिलेक्शन नहीं होगा तो वो नई तैयारी शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको दूध में से मक्खन निकालना है तो मक्खन निकालने की एक प्रोसेस है। सीधे बिलो दूध को लेकर के, और मान लीजिए कड़ाहे में आपने दूध ले लिया और उसमें हाथ घुमाते रहे कि हम मथ रहे हैं, तो मक्खन नहीं निकलता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपको जाननी चाहिए, और अगर आप उस प्रक्रिया को जानकर उस कर्म में लग जाते हैं तो डेफिनेटली मक्खन निकलेगा, फल मिलेगा। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, और बातें बाद में करेंगे, कल करेंगे। तो अब मित्रों इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।